गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भय लेसन नंबर 10 आपका। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। भय क्या होता है? भय से तात्पर्य होता है डर से, और डर हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आम जीवन में हमारे साथ ये संबंध रखता है। डर क्या होता है हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। और इस भय या डर का संबंध दुख से होता है। इस चीज को आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था भाई? 1886 में हुआ। हिंदी साहित्य के ये सबसे उत्कृष्ट गद्यकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है वो, ठीक है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमत गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, उनका संपादन भी किया है, ठीक है। और हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है, यानी बहुत ज्यादा योगदान है। शुक्ल जी की विशेषता ये बताइए कि आलोचक भी हैं और विचारक भी हैं, यानी किसी भी विषय वस्तु में अच्छा विचार रख सकते हैं ये। किसी भी लेखक या कवि की रचना के अंदर ये आलोचना भी कर सकते हैं, उससे उसकी कमियां बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनके अंदर अप्रतिम बुद्धि थी, ठीक है। इनका अप्रतिम योगदान रहा इस क्षेत्र के अंदर। 1904 में इनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बनी प्रमुख पत्रिकाओं में छपते थे। इनके जो प्रौढ़ निबंधों का संग्रह वो है चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 1 पर इनको एक पुरस्कार भी मिला हुआ है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। अब देखिए उत्साह करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और भय, ये आदि मनोविकारों से संबंधित निबंध में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। देखो ये लेखक का परिचय है। एग्जाम के अंदर हमसे एक कवि का और अथवा में आ जाता है लेखक का, तो कवि और लेखक में से किसी एक का परिचय लिखना होता है हमें। तो आप कवियों का भी याद कर सकते हैं और लेखकों का भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है लेखक का परिचय भी, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसमें एक शब्द है जैसे मनोविकार है। मनोविकार क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। मनोविकार का मतलब होता है मन का विकार या मन के विकार या मन के तत्व, ठीक है, जो मन के अंदर जन्म लेते हैं, मन के अंदर छिपे होते हैं वो, ठीक है। जैसे उत्साह है, उत्साह आपके सामने दे रखा है, करुणा भी दे रखा है, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति हो, लज्जा, ग्लानि हो, लोभ और प्रीति हो, या घृणा और भय हो, ये सारे हमारे मन में जन्म लेते हैं, ठीक है। ये इसलिए इन्हें मनोविकार की हम संज्ञा देते हैं, इनका नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं, ये हमारे जीवन की मूल प्रवृत्तियां हैं, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय क्या है? पाठ परिचय आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इससे संदर्भित या इससे संबंधी क्वेश्चन बन के आ जाता है मूल संवेदना का, या मूल प्रतिपाद भी कह सकते हैं हम उसको, मूल प्रतिपाद भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मूल भाव भी कह सकते हैं हम, ध्यान रखना है आपको इस चीज को। तो देखिए इसको, भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। जो भय नामक मनोविकार है, आपको पता होना चाहिए, जब किसी मनुष्य को डर लगता है, भय लगता है, तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसे दुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह दुख संवर्ग का भाव होता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है, यानी एक मनुष्य का जो जीवन होता है उसका मूल आधार या तो सुख होगा या फिर दुख होगा, ये दोनों उसके आधार होते हैं, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में, शुक्ल जी का जो निबंध हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में हम जान रहे हैं, वो कैसा है, किस टाइप का है, वो विचार प्रधान है, अर्थात विचारात्मक है। हमें जो चीज हम पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन बातों पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए, इसलिए हम इसे विचार प्रधान निबंध की संज्ञा देते हैं या नाम देते हैं,
ठीक है। तो शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। सूक्ष्मता का मतलब बड़े छोटे रूप में, छोटे से छोटी बातों को भी उन्होंने शामिल किया है। विशदता का मतलब बहुत ही अच्छे से विवेचन किया है, उसका बताया है, ये स्पष्ट किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस पर अपना वश न हो सके, अब ये लाइन आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भय किसे कहते हैं। तो देखो, जिस पर अपना वश न हो, वश का मतलब वशीकरण, ठीक है, जिस पर हमारा कंट्रोल या नियंत्रण न हो, वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट। भावी अनिष्ट का मतलब होता है, भावी का मतलब होता है आने वाला या आने वाली, अनिष्ट का मतलब होता है एक तरीके से दुख या कष्ट। दुख या कष्ट कह सकते हैं हम इसको। आने वाला जो कष्ट है या आने वाला जो दुख है, ठीक है, उसके निश्चय से जो दुख होता है, यानी आने वाले हमारी जो भी कष्ट होगा उसको हमें पहले से पता पड़ जाता है, दुख होने लग जाता है उसको, और वो चीज क्या कहलाती है? भय कहलाता है। बात समझ में आई? दोबारा सुनो इसको। यहाँ पर लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताना चाहते हैं, भय की परिभाषा दी उन्होंने कि भय वास्तव में होता क्या है। भाई भय क्या होता है? भय वो होता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि जैसे हमें पता चला कि भविष्य में हमें ये तकलीफ होने वाली है, भविष्य में ये चीज हमारे साथ घटित होने वाली है, कोई घटना घटित होने वाली है, तो हमें ऑटोमेटिकली ही दुख होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे दुख चलता रहता है, और वही दुख वास्तव में भय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई सभी के? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सर जो दुख चलता रहता है उसको भय कहते हैं, मतलब वो भय चलता रहता है। हाँ, मतलब जैसे हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है, मैं अपने ऊपर लेकर चलता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप समझे। मुझे पता चला कि कल कोई व्यक्ति मुझसे पैसे मांगने आने वाला है, मैंने उसको टाइम दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और वो व्यक्ति, यदि मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो झगड़ा भी हो सकता है। तो आज से लेकर के कल जब तक वो आता या नहीं आता, तब तक मेरे मन में उसी बात का दुख चलता रहेगा, वो बात रिपीट होती रहेगी, हाँ या ना, होगी या नहीं? Yes, sir. होगी Yes, ना? sir. मुझे तो भय लगा रहेगा ना इस चीज का। यस सर। तो वही चीज भय होती है। अब आगे बात समझे सभी को? आगे sir. 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 ठीक है, अब चलो अगली वाली लाइन देखो। छोटे बालक को जिसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, दो टाइप की बुद्धि होती है भाई, एक तो होती है निश्चयात्मक, ठीक है, निश्चयात्मक, और एक होती है अनिश्चयात्मक। निश्चयात्मक का मतलब निश्चित बुद्धि, और अनिश्चयात्मक का मतलब होता है अनिश्चित बुद्धि। अब छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, यानी इसकी बुद्धि में निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता होती है, ठीक है, यानी फिर उसको भय भी नहीं लगेगा। फिर तो छोटे बच्चे को कभी भय लगता है क्या किसी चीज से? No, नो sir. सर। नहीं लगता। अगर छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसके सामने अगर सांप भी आ जाए ना, सर्प, सांप भी आ जाए, तो उसके साथ वो खेलेगा, उससे डर करके भागेगा नहीं। राइट है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात को बताया कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उसे किसी चीज का पता ही नहीं होता, निश्चितता का पता नहीं होता, अनिश्चितता वाली बुद्धि होती है उसके अंदर। तो ठीक है, इसलिए वो भय को भी नहीं समझता। यानी बड़े व्यक्ति तो समझ जाते हैं, छोटे व्यक्ति नहीं समझते। जब हमारी इंद्रियां आप जानते ही हैं, ठीक है, आंख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, तो जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले कलेश का मतलब झगड़ा, ठीक है, कलेश कारणी बातों को, इन झगड़े वाली बातों का पता देने लग जाए ना, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदे का निश्चय कराने लगता है। जब हमें पता चल जाए, हमारी इंद्रियों को महसूस हो जाए कि भाई झगड़ा होने वाला है, हमें पहले से एडवांस में पता चल जाए उस चीज का, तो हमारे अंतःकरण में, अंतःकरण का मतलब होता है आंतरिक आत्मा, हमारी जो आंतरिक आत्मा है उसमें भावी आपदा, आने वाली आपदा या आने वाले कष्ट का हमें निश्चितता हो जाती है, हमारे मन में निश्चय होने लग जाता है। ठीक है, तब क्या होता है? जब हमें पता चल जाए कि भाई ये कष्ट आने वाला, तब क्या होता है? तब हमारा दुख मात्र से काम नहीं चलता, तब हमारा दुख मात्र से काम नहीं चलता। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो भागेंगे हम, या फिर कि उससे बचने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। यही चीज है ना भाई, ऐसा ही करते हैं ना हम। सर एक बार ये वाली लाइन दोबारा बताना सर एक बार। दोबारा सुनो, यहाँ पर बताया गया है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, लेकिन बड़े व्यक्ति में जरूर होती है। जब हमारी इंद्रियां
इंद्रियों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उनसे हमें महसूस हो जाए, इंद्रियों से हमें पता चल जाए कि भविष्य में झगड़ा होने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, क्लेश करनी बात हमको पता चल जाए, तब हमारा जो अंतःकरण है ना, हमारी आंतरिक आत्मा, हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो आंतरिक आत्मा है, उसमें आपदा का मतलब कष्ट का हमें निश्चितता हो जाती है, निश्चय हो जाता है, और तब हमारा दुख मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि हमें भागना पड़ेगा या फिर बचना पड़ेगा। इस बात को बताया गया। क्लियर है? अब आप सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या बताया गया है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। प्रेरक को हम कह सकते हैं प्रेरणा देने वाले दो तत्व। प्रेरणा देने वाले तत्व कौन कौन से हैं? भाव और मनोविकार। ठीक है, या तो हम उनको भाव कहते हैं, या मनोविकार भी कह सकते हैं, या मन के तत्व भी कह सकते हैं, मन के भाव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। इनसे लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण का मतलब संसार के कल्याण के जो व्यापक उद्देश्य होता है संसार के कल्याण का, उसकी भी सिद्धि हो जाती है। यानी संसार का कल्याण हम कैसे कर पाए, कैसे उसको सिद्ध कर पाए, वो उद्देश्य भी हमें इनसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है, आगे सुनो। शुक्ल जी ने निबंध में भाव के केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता की सिद्ध नहीं करी है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित करी है। यानी शुक्ल जी ने अपने इस निबंध में जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं करी है उन्होंने, यानी मनोवैज्ञानिकता की बात ही नहीं करी है, साथ ही साथ उन्होंने लोक व्यवहार की बात भी करी है, यानी कि संसार के लोगों के व्यवहार की बात भी करी है, और साहित्यिक अभिव्यक्ति की बात भी उन्होंने की है। इस बात को यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है आपके सामने, देखो कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी है। हमारा जीवन एक कर्म क्षेत्र है ना? यस सर। ठीक है, हमारा जो जीवन कर्म क्षेत्र है, ये इसका जो चक्रव्यूह है, इसमें सुखी होना, जैसे हम लोग सभी सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, वैसे ही हम ये भी चाहते हैं कि हम निर्भय रहें, हमें किसी बात का भय नहीं हो। हमारी ये बात भी होती है, हमारे मन में ये बात भी चलती रहती है। ठीक है, इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, यानी ये एक ऐसी आवश्यकता है, इससे हम कभी बच नहीं सकते। इस बात को यहाँ पर लेखक ने बतलाया। क्लियर है सभी को? सर एक बार और रिपीट करना सर, एक बार दोबारा सुनो। लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम हमारे जीवन में ये सोचते हैं कि दुख नहीं आए, सुखी सुख आए, हम हमारे जीवन में यही बात तो सोचते हैं कि सुख आने चाहिए, ऐसे ही हम ये बात भी सोचकर चलते हैं कि हमें किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए, हम निडर होने चाहिए। हाँ या ना? यस सर। सर मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता का मतलब होता है मन के विज्ञान की प्रामाणिकता। मन के विज्ञान के बारे में तो बताया उन्होंने, मन के जो तत्व बताए ना, वही मनोवैज्ञानिकता है। मन के तत्वों के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे भय, क्रोध, ठीक है, श्रद्धा, इन सब के बारे में जो भी चर्चा हम करेंगे ना, आगे भी जो भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो वो मनोवैज्ञानिकता के ही एक तरीके से तत्व होते हैं या अंग होते हैं, उसी में शामिल है वो। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। अब फर्स्ट पैराग्राफ और पढ़ाऊंगा, इसका मैं अच्छे से देखो, इसको आप मूल पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ को। अब लेसन स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ से, किसी आती हुई आपदा की भावना। आप देखो, भावना को हम संभावना भी कह सकते हैं, इस बात को समझ लेना, लेकिन यहाँ पर भावना लिखा है इसलिए मैंने बोला था आपको। तो देखो, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण क्या होता है? एक तो आवेग शून्य होता है और एक आवेग पूर्ण होता है। इनको समझ लो। आवेग पूर्ण क्या होता है? आवेग का मतलब होता है चिंता। आवेग का मतलब होता है चिंता। अब आवेग पूर्ण का मतलब होता है चिंता के साथ,
ठीक है, और आवेग शून्य का मतलब होता है चिंता के बिना। तो यहाँ पर देखो लेखक क्या कहना चाहते हैं, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को हम भय कहते हैं। अब भय की यहाँ पर एक परिभाषा और दे दी गई है, ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो दोबारा सुनो एक बार। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब कोई आने वाली कोई आपदा हो उसका हमें एहसास हो जाए, उसकी भावनाएं उसके भाव हमारे अंदर आ जाएं, या हमें दुख के कारणों का पता चल जाए, हमें दुख के कारणों का साक्षात्कार हो जाए, ठीक है, तो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और स्तंभ कारक मनोविकार हमारे मन में आ जाता है। जो स्तंभ कारक, स्तंभ का मतलब होता है जड़वत या एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, ठीक है, अब वो ऐसा स्तंभ होता है, ऐसा स्तंभ कारक होता है जो हमारे मन के अंदर चिंता को लेकर आता है। हमारे साथ चिंता साथ साथ चलती है, जब हमें पता चल जाता है कि कष्ट आने वाला है, तो जब चिंता साथ साथ चलती है ना तो वो चिंता भय का रूप ले लेती है, उसे ही हम भय कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? यस सर। यस सर। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। आकुल का मतलब होता है व्याकुल, आकुल का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है, परेशान भी कह सकते हैं हम इसको। आकुल का मतलब व्याकुल या फिर परेशान, ठीक है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है, ठीक है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझ करके दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा। दोबारा सुनो इस लाइन को, क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, यानी क्रोध मनुष्य को तब आएगा, यानी क्रोध और दुख का आपस में संबंध होता है, ठीक है। का पता जब हमें चलेगा, तब दुख का चेतनता का हमें पता चलेगा ना कि हमें जानबूझ करके किसी व्यक्ति ने दुख पहुंचा दिया, तब हमारे मन में उसके प्रति क्या भाव जागृत हो जाएंगे, क्रोध। भाई ये हमें खुद चला करके दुख पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में दुख का भाव तो आएगा ही, साथ में गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सुनो, यस सर। और भय, लेकिन अब देखो यहाँ पर अंतर बताया जा रहा है क्रोध और भय में। अब ये कह रहा है पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। क्रोध में तो जरूरी होता है कारण, लेकिन भय में जरूरी नहीं होता। हमें तो बस इतना मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी, बस भय आने वाने लग जाता है। मतलब समझ में आया किसी को? हम यहाँ पर किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में एक बार कि क्रोध और भय में अंतर बताओ, क्रोध और भय में क्या अंतर बताया गया है, ऐसे पूछ लिया जाए तो क्रोध तो कब आएगा? जब हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति में जानबूझ करके दुख पहुंचा रहा है, तब तो क्रोध आएगा। लेकिन जो भय कब आएगा? भय तब आएगा कि जब भाई क्या हो कि हमारे सामने कोई कारण नहीं हो, लेकिन बस हमें इतना सा पता चल जाए कि भाई कल हमारे सामने परेशानी आने वाली है, बस उसी से भय आने लग जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बतलाई गई है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया एक, अब एग्जाम्पल देखो आप अच्छे से। यदि कोई ज्योतिषी गंवार व्यक्ति से कह दे, पढ़े लिखे गंवार से, कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे भाई। अब ज्योतिषी है और गंवार व्यक्ति से कह रहा है वो, तो गंवार तो पढ़ा लिखा तो होता नहीं, उसे इतना ज्ञान तो होता नहीं है, वो ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर लेता है, उसको सच मान लेगा, ठीक है। तब उसे क्या नहीं आएगा? गुस्सा आएगा क्या उसको ज्योतिषी के ऊपर? नो नहीं सर। आएगा सर, भय आएगा, भय। लेकिन उसे क्या लगने लग जाएगा? भय। डर। उसे डर लगने लग जाएगा, बेचारा दुखी हो जाएगा, बस दिन रात वो कल के बारे में सोच रहा है कल क्या होने वाला है, ठीक है। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर के कह दे कि कल अमुक अमुक का मतलब भिन्न भिन्न या वे लोग, ठीक है, अमुक का मतलब भिन्न भिन्न लोग या वे लोग तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो क्या उसको गुस्सा आएगा? यस सर, आएगा, गुस्सा आएगा। तो देखो वही लाइन है, तो वह तुरंत ही थ्योरी का मतलब अपनी आंखों की थ्योरियां बदल लेता है, ठीक है, उसके भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और वो कहेगा कौन है मेरा हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं उनको देख लूंगा। यही कहते हैं ना हम आमतौर पर। यस सर। कोई हमसे ये कह दे, यहाँ पर तो गंवार व्यक्ति की बात की जा रही है, ठीक है, हम तो अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। यदि कोई हमसे कह दे कि भाई कल तुम्हारे वो हाथ पैर तोड़ देंगे,
तो हम उसको बदले में क्या जवाब देंगे, कौन है जो हमारे हाथ पैर तोड़ देगा, हमें तुरंत क्रोध आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गंवार व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उससे जब ज्योतिषी इस बात को कहेगा ना तो वो विश्वास कर लेता है, तब उसे गुस्सा नहीं आएगा और उसे सिर्फ भय लगेगा। लेकिन जब कोई और दूसरा व्यक्ति उसको यही बात कहता है ना तो अब उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ज्योतिषी पर तो विश्वास करता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं करता, तब उसे गुस्सा आना स्वाभाविक होगा। क्लियर है ये बात सभी को? यस सर। सर कोई दिक्कत यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है? यस सर। ठीक है, ओके सर। क्या? यहाँ तक आपको क्या करना है अभी सुन लो। आप सुनो, लेखक और कवि के परिचय में एक याद कर सकते हो आप, यानी या तो सारे कवियों को याद कर लो या सारे लेखकों को परिचयों को याद करना। बताओ किसको करोगे आप, बताओ, कवि कर लोगे? यस सर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ आपको कि लेखक का परिचय अगर आपको याद नहीं हो तो छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं करना। लेकिन कवियों के जो भी परिचय हम पढ़ रहे हैं अभी तक हमने, या जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपको याद करने हैं, उनको लिखना भी है। क्लियर ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात आती है जो पाठ परिचय की, वो आपको इसका याद करना है, उसको लिखना भी है। क्लियर? यस सर। ठीक है। ओके और सर। साथ ही साथ जो अब जैसे मूल पाठ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है अभी, ये भी आपको याद होना चाहिए। हो सकता है यही पैराग्राफ हमको व्याख्या के लिए दे दे, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ना वैसे ही उसकी व्याख्या लिखनी होती है हमें, मतलब समझाते हुए, तो वही व्याख्या बन जाती है। तो बात समझ में आ रही है आपके? यस यस सर। सर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे ही आप इसको अपने तरीके से समझा करके व्याख्या बना सकते हो। तो बहुत ही इजी है गद्यांश की व्याख्या, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं आने नहीं दे रहा आपको दिक्कत, मैं बिल्कुल समझाते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका कल। ठीक है, अभी मैं क्लास क्या सर कभी परीक्षा आता में आएगा ना 2 नंबर का आएगा बस। परिचय? हाँ 2 नंबर का आएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप केवल कवियों के याद करना, लेखकों के मत करो। ओके सर। ठीक है सर। और उसमें भी 10 लाइन, 8 से 10 लाइन ही करनी है, मेन जो मैंने आपको बताई हुई थी बीच बीच में। ठीक है, अब वो अच्छी वाली छांट लेना। जन्म मृत्यु स्टार्टिंग में, लास्ट में मृत्यु आएगी, स्टार्टिंग में जन्म आएगा, और मृत्यु से जस्ट पहले उसकी रचनाएं आएंगी। उसके अलावा बीच में आप जो भी आपको अच्छी लाइन लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो लिख सकते हो। ओके सर। अब उसको पैराग्राफ में लिखो आप, चाहे 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखो, वो आप अपनी इच्छा से लिख लेना, जब मैं चेक करूंगा बाद में ऑफलाइन में जब देखेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। तो फिर अब